Welcome class 11th in today's history class. Students, in our history we are learning the Central Islamic Land chapter, that is theme 4th, and in this chapter we have discussed many things about Islamic history. हम लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से एक वो टाइम पीरियड जहाँ पर एक छोटा क्षेत्र, एक छोटा रीजन जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा गाइड किया जा रहा था, वो किस तरह से एक बहुत बड़े कम्युनिटी के रूप में तैयार हो जाता है ना। तो अब अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक लार्ज एम्पायर, एक लार्ज एरिया अब कैप्चर कर लिया गया है या कवर कर लिया गया था इस्लाम लोगों के द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा। जहाँ पर लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमने देखा कि पूरा जो इस्लामिक लैंड था पूरे वर्ल्ड का, जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ को कैप्चर कर लेने के बाद, जीत लेने के बाद भी इस्लामिक लैंड के मेन लैंड अरेबिया के साथ ऐड हो गया था, है ना, इंक्लूड हो गया था। देन हमने देखा कि किस तरह से वो सारा जो लैंड था वो डिफरेंट सल्तनत में भी डिवाइड हो जाता है, और हर एरिया में, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में एक एक सुल्तान रूल करना शुरू कर लेता है ना। तो एक लार्ज एरिया जो कि बाद में सल्तनत पीरियड के टाइम पर आकर सुल्तान्स के द्वारा रूल किया जाने लगता है ना। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पूरा लैंड जो था वो हमेशा से प्रॉस्पेरियस रहा है ना। और कोई भी लैंड या कोई किसी भी कंट्री या किसी भी जगह की जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ के इकोनॉमी के बारे में भी हम पढ़ते हैं ना। अगर वो कोई भी कंट्री है, कोई भी लैंड है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत प्रॉस्पेरियस भी है और बहुत अच्छे से रूल हो रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी जिनके वजह से वहाँ की का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था और इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा था, ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो हम क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हमने देखा भी कि ये पूरा लैंड जो था ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस भी था, है ना, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम कि वो कौन कौन से रीजन्स थे जिनकी वजह से इतना वेल डेवलप्ड इकोनॉमी सिस्टम यहाँ पर था। ठीक है, तो इसको हम किस में देखेंगे? हमारे आज के टॉपिक में, कि किस तरह से ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड ग्रोथ कर रहा था इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। इस्लामिक टाइम पर जब इस्लाम का ग्रोथ हो रहा था उस टाइम पर लोगों की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ऐसे लोग जो कि सेटल्ड लोग थे, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे। इनसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पूरे अरब में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत से कबीले थे जो फूड के सर्च में और अपने एनिमल्स के फॉडर के सर्च में हमेशा मूव करते रहते थे, है ना। लेकिन जो सेटल्ड लोग थे, सेटल्ड पॉपुलेशन थी, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। उस टाइम पर जो लैंड ओन करने वाले लोग थे वो थे बिग जो लैंड ओनर्स थे वो। इनके अलावा बहुत से स्मॉल पीजेंट्स, बहुत जो छोटे फार्मर्स थे वो। इनके अलावा कुछ जगहों पर जो लैंड ओनर्स थे वो वहाँ का स्टेट या वहाँ की गवर्नमेंट होती थी, जो कि उस लैंड की ओनर होती थी और कल्टीवेशन के लिए वो लोगों को वर्कर्स की तरह, लेबर्स की तरह अपॉइंट भी करती थी। ठीक है, इनके अलावा जो ई स्टेट्स ओनर्स थे, यानी हर प्रोविंसेस के, हर क्षेत्र के जो ओनर्स थे, जो वहाँ के हेड्स थे, जैसे शुरू के टाइम पर खलीफाज होते थे, फिर उसके बाद खलीफात से नीचे के जो लोअर पोस्टेस होते थे, या सल्तनत पीरियड के टाइम पर जो भी ओनर्स थे, जो उस किसी भी क्षेत्र के ओनर्स थे, वो बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से उस टाइम पर उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे। जिस भी तरह का प्रोडक्शन वो फार्मिंग में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, या किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू वो इनकम पा रहे थे, उनका एक अमाउंट टैक्स की तरह उनको पे करना पड़ता था स्टेट के ओनर को। तो उस टाइम पर बहुत से एरियाज़ ऐसे थे जो पेस्टोरल लैंड्स थे, क्योंकि जहाँ पर ग्रेजिंग का काम कराया जाता था। एनिमल्स रियरिंग जो लोग करते थे वो वहाँ पर एनिमल्स को ग्रेजिंग कराते थे, चराई कराते थे, है ना। धीरे धीरे करके ये जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो भी चेंज हो जाते हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स में, और यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर का काम किया जाना
शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि अरब में बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है फॉर कल्टीवेशन, लेकिन अभी तो अब अरब के साथ बहुत सारे दूसरे एरियाज़ को भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था ना, और उन जगहों पर कुछ सूटेबल क्लाइमेटिक सिस्टम के साथ वहाँ पर फार्मिंग की शुरुआत हो गई थी। इनके अलावा जो स्टेट्स ऐसे थे जो कन्क्वायर करे गए थे, जो जीते गए थे, कैप्चर करे गए थे इस्लामिक रूलर्स के द्वारा, उनको कैप्चर करने के बाद सीधे हैंड ओवर कर दिया जाता था कुछ मुस्लिम इलाइट्स को, है ना। एम्पायर्स जो भी उस समय रूल कर रहे थे, मेनली जो खलीफाज होते थे, कैलिफ्स की फैमिली के जो मेंबर्स होते थे, उन्हीं को वो एरियाज़ हैंड ओवर कर दिया जाता था और कहा जाता था कि वो यहाँ का रूलिंग सिस्टम भी संभालेंगे और वो ही हर तरह के जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे टैक्स कलेक्शन के साथ साथ। ठीक। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होते थे वो डायरेक्टली स्टेट के द्वारा कंट्रोल भी किए जाते थे, है ना। हर तरह के जो भी रेवेन्यूज़ होते थे, टैक्सेस होते थे, वो स्टेट लेता था इन एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है, उनके मालिक से। इसके अलावा जो कन्क्वेर्ड एरियाज़ थे, है ना, जो एरियाज़ ये जीतते थे, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते थे जो फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्शन का, उनके इनकम का हाफ से लेकर फिफ्थ पार्ट तक का जो पार्ट होता था वो टैक्स के रूप में उनको पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, यानी खलीफास को या जो भी रूलर्स हुए उस टाइम पर उनको, और इस टैक्स को खराज कहा जाता था। ठीक है। इनके अलावा जो मुस्लिम्स लोग थे, ये तो नॉन मुस्लिम्स थे, ये नॉन मुस्लिम थे क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये कैप्चरिंग कर रहे थे वो एरियाज़ मोस्टली क्रिश्चियंस वहाँ पर रहा करती थी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन होती थी, है ना। मुस्लिम तो अभी यहीं पर बनना शुरू हुए थे, है ना, कहीं और अभी मुस्लिम्स नहीं थे। तो जो एरियाज़ जीते हुए थे वो क्रिश्चियंस थे ज़्यादातर, और वो उन लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा था वो एक लार्ज अमाउंट में, हाफ से लेकर 5% तक का उनका पार्ट टैक्स के रूप में उनके प्रोडक्शन का लिया जा रहा था, जिसे खराज कहा जा रहा था। इनके अलावा जो मुस्लिम कल्टीवेटर्स से उनसे भी टैक्स लिए जाते थे, पर वो थोड़ा कम, यानी 1/10 पार्ट ही हुआ करता था उनके प्रोडक्शन का, जिसको उस्र कहा जाता था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर मुस्लिम से एक दूसरे रेट पर टैक्स लिया जा रहा है और नॉन मुस्लिम से दूसरे रेट पर। बाद में फिर पाया गया कि जो नॉन मुस्लिम्स थे या क्रिश्चियंस या दूसरे तरह के जो लोग थे, उन्होंने पाया कि उनके नॉन मुस्लिम होने की वजह से उन्हें एक हाई रेट में टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक ट्रिक निकाला और उन्होंने भी इस्लाम को शुरू कर दिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी इस्लाम बनना शुरू हो जाते हैं, मुस्लिम बनना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके जो टैक्स का अमाउंट था वो कम हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग, है ना। और फिर क्या होता है कि स्टेट की जो इनकम थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है ना। स्टेट की जो इनकम थी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और कम होने लगती है, जिसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने डिस्करेज करना शुरू कर दिया कन्वर्ज़न को, कि कोई भी अभी कन्वर्ट नहीं होगा, और ताकि उनको इनकम एक सही अमाउंट में मिलती रहे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने 10th सेंचुरी के टाइम पर आते आते एक यूनिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम शुरू कर दिया, जहाँ पर सबको ही एक बराबर टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा था टैक्स के अमाउंट या टैक्स के परसेंटेज पर। इनके अलावा जो लोग होते थे वहाँ, वो जो भी वर्कर्स थे, जो भी इनके ऑफिशियल्स थे, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे या दूसरे वर्क को कर रहे थे, उनको सैलरीज़ भी दी जाती थी। और ये सैलरीज़ आती कहाँ से थी, ये सैलरीज़ उन्हीं टैक्स कलेक्शन के थ्रू आती थी, जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था लोगों से, उन्हीं पैसों को, उन्हीं कलेक्टेड जो टैक्सेस थे, रेवेन्यूज़ थे, उन्हीं को सैलरीज़ के रूप में लोगों को दे दिया जाता था, और इस सैलरी को इक्तास कहा जाता था।
इस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पर, जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर रूलर्स चेंज हो रहे थे, कैलिफ्स चेंज हो रहे थे, खलीफास चेंज हो रहे हैं। और इनके बाद के टाइम तक भी जो इनके रूलर्स या हेड्स होते थे स्टेट के, प्रोविंसेस के, वो भी चेंज होते गए। लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ पर बहुत अच्छे तरीके से गई और बहुत वेल डेवलप्ड तरीके से चलती रही, है ना। स्पेशली अगर बात की जाती है रिवर नाइल की, यानी नाइल वैली की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर मिलता है। कुछ ऐसे रूलर्स भी हुए, कुछ ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इरिगेशन सिस्टम को, तो जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे डैम्स, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट कराया, इन्होंने बहुत सारे वेल्स की भी डिगिंग कराई, है ना, जिसको नोरिया भी कहा जाता है, वाटर व्हील्स भी इन्होंने शुरू कराया। और जिससे इनका जो हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो भी क्रॉपिंग का प्रोडक्शन का जो भी सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देता है ना। एक गुड हार्वेस्ट सिस्टम यहाँ पर डेवलप्ड हो जाता है। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके से लैंड उपलब्ध कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं अंडर कल्टीवेशन, है ना, किसी भी तरीके के इनिशिएटिव्स को लेकर जिसमें वो लैंड एरियाज़ को ज़्यादा अवेलेबल कराने का काम करते थे, है ना, ऐसे लोगों को टैक्स में कंसेशंस भी दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरल लैंड थे वो इस टाइम पर बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे और ग्रोथ कर रहे थे, साथ ही साथ पर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पर हो रहा था, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही थी। बल्कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जहाँ पर इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, इतना ज़्यादा दूसरे तरीके के कोई भी इनपुट्स नहीं यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ फिर भी जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ नए क्रॉप्स भी इस टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कॉटन, ऑरेंजेस, बनानास, वाटरमेलन्स, स्पिनच एंड ब्रिंजल्स। ये इस टाइम पर बहुत अच्छे से ग्रो कराए जा रहे थे और प्रोड्यूस कराए जा रहे थे। ये सारे न्यू क्रॉप्स यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में एक्सपोर्ट भी किए जाते थे, जिससे इनका इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छे से हो रहा था। इस टाइम पर जो जीते हुए एरियाज़ थे, है ना, नए सिटीज़, नए स्टेट्स, नए कंट्रीज़ को जीता जा रहा था, जिसकी वजह से इस्लामिक सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से फ्लॉरिश कर रही थी, है ना। जहाँ पर बहुत सारे सेटल्ड अरब सोल्जर्स, जिनको जंड कहा जाता था, इनको माना जाता है ये कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ये बैकबोन थे, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेंटेन करा जा रहा था इन्हीं सोल्जर्स के द्वारा, है ना। तो जो भी लॉज मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है, वो सब कुछ ये देख रहे थे, इसीलिए इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बैकबोन भी कहा जाता है। ऐसे लोग जो सोल्जर्स थे उनको मिस्र भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि अरेबिक नेम है, इजिप्ट में यूज़ किया गया इसको। इनके अलावा इराक में कूफा एंड बसरा नाम से, और इजिप्ट में फुस्तत और कायरो के नाम से भी जाना जाता है। अब्बासिड्स कैलिफेट्स के आने के टाइम तक, यानी 800 के टाइम पर तक में, जो बगदाद या फिर जो हमारे आसपास के एरियाज़ थे, जो इस्लाम एरियाज़ थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, है ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को अब जोड़ा जा चुका था और इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा चुका था। तो जो उस समय पर जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 1 मिलियन पहुँच चुकी थी। इनके अलावा जो ओल्डर टाउन्स थे, जैसे डमैस्कस, है ना, इस्फ़हान और समरकंद, इन जगहों पर भी जो लाइफ थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ हो रहा था, पॉपुलेशन का साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस टाइम पर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो फूड ग्रेन्स का, वो भी बहुत अच्छे से हो रहा था। कुछ नए क्रॉप्स जैसे हम लोगों ने पढ़े, कॉटन जैसी चीज़ें जिनको रॉ मटेरियल्स की तरह भी यूज़ किया जा रहा है ना, शुगर, जो कि अर्बन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो इन सब चीज़ों ने एक बहुत ही बड़ा अर्बन नेटवर्क भी डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ भी इस इस्लामिक लैंड का लिंक बन जाता है।
At the heart of the city were two buildings complexes radiating cultural and economic power. कौन कौन से वो टू बिल्डिंग्स थे? जैसे फर्स्ट बिल्डिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही थी कल्चर का, वो थी कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू, जिसे मस्जिद अल जमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही अच्छी मस्जिद इस टाइम पर बनाई गई थी। उसके अलावा जो सेकंड था, जो कि सेकंड बिल्डिंग थी जो कि यहाँ के इकोनॉमिक पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो थी सेंट्रल मार्केट प्लेस, जिसको सक कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स रोज़ के में खड़े हुए हैं, बहुत सारे लाइंस में शॉप्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स ट्रेडर्स हैं जिनको फंडक्स कहा जाता है। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, ऑफिसेस में मनी चेंजर का काम कर रहे हैं एक तरह से। और जो सिटीज़ थे वो, वहाँ सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे उनका घर होता था, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग थे वो इन्हीं सिटीज़ में रहा करते थे, जहाँ पर बहुत अच्छा इकोनॉमिक पावर भी देखने को मिलता था, है ना। ऐसे जो लोग थे उन लोगों को आयान और आइज़ ऑफ द स्टेट कहा जाता था। बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे मर्चेंट्स जिनको तुज्जर कहा जाता है, ये सभी इन्हीं सिटीज़ में रहा करते थे, जो कि बहुत वेल डेवलप्ड सिटीज़ थे, जो कल्चरल और इकोनॉमिक पावर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनके अलावा ऑर्डिनरी सिटीजन्स, सोल्जर्स भी इन्हीं जगहों पर क्वार्टर्स में रहा करते थे, जो थोड़े से आउटर सर्कल में रहते थे, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थीं, यहाँ पर ये जो सिटीज़ थे, जो मेन दो सिटीज़ का नाम बताया जा रहा है उस टाइम पर, वहाँ पर मॉस्क्यूज़ थे, चर्चेस भी उस टाइम पर थे, जो कि जैविस टेम्पल्स भी, जैविस लोगों के टेम्पल्स भी वहाँ पर उस टाइम पर थे। बहुत सारे सब्सिडायरी मार्केट्स एंड पब्लिक बाथ्स, जिनको हमाम कहा जाता है, एक बहुत बड़े पब्लिक बाथ होता था जहाँ पर लोग एक साथ नहा सकते थे, पब्लिक एक साथ वहाँ पर बाथ ले सकती थी। ऐसे पब्लिक बाथ्स भी बनाए गए थे जिनको हमाम कहा जाता है। इनके अलावा जो आउटस्कर्ट्स थे, जो थोड़े से बाहरी इलाके थे, वहाँ पर हाउसेस जो होते थे, वो वहाँ पर जो पुअर्स होते थे या बहुत ज़्यादा जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, वो ज़्यादातर देखने को मिलते थे वहाँ पर। तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स बेचने वाले जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, फ्रूट वेंडर्स होते हैं, इनके अलावा जो छोटे काम करने वाले लोग थे, वो इन आउटस्कर्ट्स में जो बाहरी थोड़े से एरियाज़ थे वहाँ पर इनके हाउसेस मिलते थे, है ना। इनके अलावा जब हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखेंगे बहुत सारी दूसरे तरह की भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पर बहुत सारे कारवान स्टेशंस हैं, अनक्लियर शॉप्स होंगे, जहाँ पर टैनिंग और बचरिंग का काम भी किया जाता है ना। और इसके अलावा सिटीज़ पे के आगे जब और एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे इन्स भी बने हुए हैं, है ना, आश्रम भी बने हुए हैं, जहाँ पर लोगों को रहने की भी व्यवस्था करी जाती थी। सिटीज़ जो थे वहाँ पर हर सिटी के बाहर एक गेट होगा, जहाँ पर सीमेंट्रीज़ भी होती थी, यानी जो कब्रिस्तान होता है वो भी यहाँ पर बना हुआ होता था। हर जगह पर जो वहाँ जो भी फिज़िकल चीज़ें देखने को मिलती थी, वो डिपेंडेंट होती वहाँ के लैंडस्केप पर, वहाँ के पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बेसिस पे हर जो सिटीज़ थे वो डिफरेंट दिखाई देती थी। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और अर्बन जो डिमांड थी लोगों की कि हर तरह से लग्ज़रियस लाइफ को जी सकें, इसके लिए बहुत सारा ये सारा सब कुछ जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था, है ना। इस टाइम पर जो भी मुस्लिम एम्पायर्स रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को भी, जिसके लिए उन्होंने स्प्रेड किया सारी चीज़ों को, जो ट्रेडिंग जोन्स थे उनको स्प्रेड किया इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरेनियन तक भी। इनके अलावा जो 5 सेंचुरीज़ के टाइम पर अरब एंड ईरानियन ट्रेडर्स मोनोपोलीज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप, यानी हम देख सकते हैं कि इस टाइम तक जो इनका ट्रेडिंग सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और जो भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे जो जहाँ से लिंक की जा सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, वहाँ पर ये जुड़ चुके थे। ये जो ट्रेड चल रहा था
वो जा रहा था, जो मेन रूट्स थे वो थे रेड सी और पर्सियन गुल्फ, यहाँ से होकर इनका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। जो ट्रेडिंग रूट्स हैं इनके यही थे, जहाँ से हाई वैल्यू गुड्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में इनके एक्सपोर्ट भी हो रहे थे और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे थे। यहाँ से ये स्पाइसेस, टेक्सटाइल, गन पाउडर जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन कर रहे थे। यहाँ पर ट्रेडर्स के जो कारवान्स होते थे, है ना, वो ज़्यादातर जाते थे कैमल्स के थ्रू। जो कारवान्स होते थे वो वेयर हाउसेस तक, कारवान्स के जो होते थे वो कैमल्स के थ्रू जाते थे, क्योंकि कैमल्स आसानी से चल सकते थे ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ का फ़िज़िकल फ़ीचर कुछ ऐसा है जहाँ पर जो कैमल्स के लिए ही सूटेबल है चलने के लिए, है ना। तो वो ज़्यादातर जो लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी वो इनके थ्रू हो रही थी। इनके अलावा वाटरवेज़ का तो हम यूज़ कर ही रहे थे उस टाइम पर, है ना। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाती थी इम्पोर्टेंस जब मक्का में हज के लिए लोग आते थे, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट में लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और हज जो कि यहाँ पर माना जाता था कि एनुअली किया जाता है ना। लोग साल में कम से कम कोशिश करते थे कि वो हज के लिए जा सकें, है ना। तो मॉनसून के टाइम पर ये लोगों की का अमाउंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था जो हज के लिए आते थे, और जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो इस टाइम पर लोग पूरा कनेक्टेड थे, लिंक्ड थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के साथ। जैसे ईस्टर्न एंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो कारवान्स थे, यहाँ के जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, ईरानियन मर्चेंट्स थे, उन्होंने बहुत दूर दूर तक सिल्क रूट्स के थ्रू चाइना, मतलब सिल्क रूट टू चाइना वाया द ओएसिस सिटीज़ ऑफ बुखारा एंड समरकंद कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, है ना। तो ये डिफरेंट तरह के जो भी गुड्स थे लाइक पेपर, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ट्रांसोक्शियाना भी जो एक प्लेस था वो भी बहुत अच्छा कमर्शियल लिंक है रहा है हमारे इस्लामिक लोगों के का इनका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है ना। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे प्लेसेस जिसको हम पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, जो उस टाइम पर जुड़े हुए थे इस्लामिक ट्रेडर्स के साथ। इस टाइम पर इस्लामिक कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो जो पेमेंट्स की जा रही थी गुड्स के बदले में एक्सचेंज जो किया जा रहा था, है ना, वो इस्लामिक कॉइन्स के थ्रू किया जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास इस्लामिक कॉइन्स के एविडेंसेस मिले हैं, जो कि वोल्गा रिवर के पास और बाल्टिक रीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ तक इन एरियाज़ तक एक्सचेंज किया जा रहा था। क्योंकि अगर करेंसी की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं, तो वो केवल एक्सचेंज करने के ही काम आता है ना। और अगर किसी एक स्टेट का कॉइन किसी दूसरे स्टेट में पाया जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ का कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने का कनेक्शन वहाँ पर रहा है, यानी ट्रेडिंग कनेक्शन रहा है, ठीक है। इनके अलावा उस टाइम पर मेल और फीमेल तुर्किश स्लैब्स भी होते थे। स्लैब्स मीन्स गुलाम, है ना। तो गुलामों को ख़रीदना, बेचना और उनसे काम कराना, ये चीज़ें भी उस टाइम पर चलती थी, जो कि कैलिफ्स के टाइम से शुरू हुई थी और बाद में सल्तनत पीरियड में यानी सुल्तान्स के टाइम तक भी चलती रही हैं। इस टाइम का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का सिस्टम था वो बहुत अच्छा चल रहा था, और ये और अच्छे से चलना शुरू हो जाता है पूरे सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे, है ना। तो गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स जिनको सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स जिनको फुलस कहा जाता था, इस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो चुके थे और पूरा सर्कुलेट हो चुके थे, बहुत अच्छे से यूज़ किए जा रहे थे। जो भी ट्रेडर्स होते थे, जो भी एक्सचेंजर्स होते थे, ना कुछ भी तरह का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो इन कॉइन्स को बैग्स में रखते थे, और वो बैग जो होता था वो सील्ड होता था। जो मनी चेंजर्स लोग थे, है ना, ट्रेडर्स लोग, वो बैग्स में इन कॉइन्स को रखते थे और इसे बिल्कुल सील करके रखते थे, और उसके गुड्स और सर्विसेज के बदले में पे करते थे उसी बैग से कॉइन को निकाल कर। तो इस टाइम पर जो गोल्ड था वो यहाँ पर आता था अफ्रीका के सूडान से, सिल्वर आता था सेंट्रल एशिया से, ज़राफ्सन वैली के पास से। इनके अलावा दूसरे जो प्रीसियस मेटल्स थे जिनसे कॉइन्स बनाया जा सकता था वो यूरोप से आ रहे थे,
है ना। और इन्हीं कॉइन्स को या फिर इन्हीं मेटल्स को यूज़ करके कॉइन्स बनाया जा रहा था, और ये कॉइन्स यूज़ किए जाते थे लोगों को पे करने के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम उस टाइम पर हो गया था। इनके इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनके फाइनेंशियल जो सिस्टम चल रहा था उसका ग्रोथ का इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पर क्रेडिट सिस्टम भी शुरू हो चुका था। अब लोग एक दूसरे से लोन भी ले रहे थे और इसको भी यूज़ किया जा रहा था, है ना। तो इस टाइम पर बल्कि यहाँ तक जो पेमेंट्स का सिस्टम था वो चेंज हो चुका था। कैश में अभी तक पेमेंट किया जा रहा था, जो बाद में चेक्स के थ्रू किया जाना शुरू हो जाता है, जैसे आज के टाइम पर हम लोग करते हैं, है ना, जिनको लेटर्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता था, और वहाँ पर उसे शक नाम से बुलाया जाता था, और ये आज के टाइम पर चेक नाम से जाना जाता है ना। इनके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस को सुफ्ताजा नाम से जाना जाता है, जो कि जो कि इस बात का बिल्कुल प्रतीक है, इस बात को बिल्कुल प्रूव करता है कि वहाँ पर वेल डेवलप्ड क्रेडिट सिस्टम भी आ चुका था। तो अब लोग क्या कर रहे थे कि अब अगर किसी भी कारवान में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको जाना है, तो उसके लिए कई बार होता था कि वो इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि उनको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स लेके वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, अनसेफ होता था। लेकिन जब ये शक शुरू हुआ, ये चेक का सिस्टम शुरू होता है, तब से ये थोड़े से सेफ़र हो जाते हैं, सेफ़ हो जाते हैं पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना। तो अब इनको बहुत ज़्यादा लोड कैरी करके कहीं जाना नहीं पड़ता था, और चेक्स के थ्रू, यानी वो लेटर्स ऑफ क्रेडिट के थ्रू जाते थे और जाकर पे कर देते थे, है ना। और जिससे वो सैलरीज़ को भी पे कर रहे हैं, रिवॉर्ड देना होता था पोएट्स को या किसी भी दूसरे अदर पर्सन को, या फिर ट्रेडर्स को, या जहाँ से भी उन्होंने कोई भी चीज़ ख़रीदी है उनको पे करना होता था, तो वो अब चेक्स के थ्रू कर दिया करते थे, जो कि जिससे इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और सेफ़र हो जाता है। लोगों ने बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस की भी शुरुआत की, है ना। हर फैमिली एक कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर रहा है। लोगों एक पर्सन दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय भी कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, क्योंकि जब कोई किसी भी तरह का बिजनेस शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को, स्लैब्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को अपॉइंट भी कर रहा है ना। तो इस तरह से जो सारी अरेंजमेंट हो रही थी उस टाइम बहुत अच्छे से हो रही थी। उस टाइम पर पार्टनरशिप के थ्रू भी बिजनेसेस करे जाना शुरू हो गया था, यानी अगर कोई बिज़नेस हो रहा है तो उसमें एक या कई पार्टनर्स होते थे, जहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होता था वो एक बराबर प्रपोर्शन में, जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होता था, जो सबके द्वारा एग्री करा हुआ प्रपोर्शन होता था, अनुपात होता था, उसमें वो सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी शेयर करते थे, है ना। तो इस तरह से सब कुछ चल रहा था। कहीं पर भी गवर्नमेंट या रूलर्स इस चीज़ पर रोक नहीं लगा रहे थे कि कोई मनी मेकिंग का काम नहीं करे, है ना। वो चाहते थे कि हर तरह के लोग जो हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे रहें, और जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी रहें और कंट्री को टैक्सेस के थ्रू पे भी कर सकें। उस टाइम पर इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजैक्शंस को रिबा कहा जाता था, और ये अनलॉफुल माना जाता था इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग माना जाता था कि इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, रिबा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और उसको अनलॉफुल बताया गया था, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कमीशन लेना, इंटरेस्ट लेना, जो कि इन चीज़ों को इस्लाम में बहुत ख़राब बताया गया है, अच्छा नहीं माना गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की बात कर देते हैं कि सेलर्स की लाइफ कैसी थी, स्लैब्स कैसे होते थे, मर्चेंट्स कैसे होते थे, और मनी चेंजर्स कैसे होते थे, तो इसके लिए एक के टेल्स का कलेक्शन है, थाउजेंड्स एंड वन नाइट्स कलेक्शन है, अल्फ लाइला नाम से उसको जाना जाता है, जो कि मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी का एक पिक्चर प्रेजेंट कर देता है लोगों के सामने। जब हम स्टोरी को, इन टेल्स को पढ़ते हैं ना, तो कहीं काफ़ी हद तक हम सेलर्स, स्लैब्स, मर्चेंट्स, मनी चेंजर्स जैसे जो मेन कैरेक्टर्स थे इस्लामिक टाइम पीरियड के, उस जगह के, उनके बारे में काफ़ी कुछ जान पाते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा हर तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के, ठीक है। In homework you have to frame at least 15 question with answers.
आंसर्स के साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड करते हुए 15 क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और सेंड कर देंगे टाइमली अपने गूगल क्लासरूम में। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लर्निंग एंड कल्चर ऑफ इस्लामिक पीरियड। उस पीरियड के बारे में हम लोग देखेंगे कि लर्निंग और कल्चर के बारे में थोड़ा सा हम उस पर देखेंगे कि कैसा था उस टाइम पर। क्लियर? So now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.